आप लोग तो गदाधारी भीम की तरीके से हो जाते। अरे है ही गदाधारी भीम, हम तो डरते हैं क्या किसी से? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, काहे को डरेंगे? लेकिन आप लोग डराएंगे भी तो नहीं ना, गदा लेके डराइए मत। हमारे तमाम नायकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया उस पर लगातार डिस्कशन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है, अब आई हो रहा है, बिल्कुल दर्द हो रहा है। आपको नहीं बोलने चाहिए, किस तरह के आरोप अगर आप लगाएंगे तो मुझे लगता है आप मेरे स्टूडियो से बाहर चली जाइए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का बिहार चुनाव जीतने का कोई भी हथकंडा काम नहीं आ रहा है, और जब सब कुछ धराशायी हो गया तो आखिरकार किस तरीके से बिहार चुनाव में आतंकवाद की एंट्री कराई जाए, किस तरीके से बिहार चुनाव में हिंदू मुस्लिम कराया जाए, किस तरीके से बिहार चुनाव जीतने के लिए तीन बच्चों वाला बयान दिलवाया जाए, अब इस नीचता पर उतारू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से संभल से शुरू हुआ प्रोपेगेंडा बिहार में भारतीय जनता पार्टी भुनाने जा रही है, कैसे मोहन भागवत ने 3 बच्चों वाला बयान दे करके बिहार चुनाव में हिंदू मुसलमान की शुरुआत कर दी, और कैसे जैश-ए मोहम्मद की 3 आतंकियों की बिहार में एंट्री करा करके एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से डर और खौफ का माहौल बनाया, मुसलमानों के खिलाफ एक नए तरीके से पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की साजिश और कोशिश शुरू कर दी। सब कुछ मैं आज आपको विस्तार पूर्वक और तथ्यों के साथ बताने वाला हूं, और पुराने उदाहरण देते हुए साथ में गोदी मीडिया से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिएगा आखिर तक इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं, और वो खबर आप जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये इसलिए आपको देखना जरूरी है। इसका असर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश से होता हुआ बिहार के चुनाव तक पहुंचना तय है, और आप यकीन मानिए कि हो सकता है कि ये वीडियो आते आते कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू भी कर चुका हो। दोस्तों, सबसे पहले यह खबर देखिए, गोदी चैनल जी न्यूज की खबर है, और यह खबर योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा कराई गई संभल मामले की जांच को लेकर के है, जिसमें यह दावा किया गया कि एक सुनियोजित तरीके से संभल में हिंदुओं को खत्म किया गया, बार बार दंगे करा करके, उन पर हमले करा करके वहां से हिंदुओं ने पलायन कर दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे 1951 में आजादी के बाद कैसे संभल में 45% हिंदू थे, और अब जो है 14-15% बचे हैं। कितना बड़ा झूठ बोला गया, और उसका सच मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इस रिपोर्ट में बताया गया, ये 450 पन्ने की रिपोर्ट है। इसमें साफ तौर पर जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी, उसमें साफ तौर पर दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से जिले की डेमोग्राफी बदलने की बात कही गई है। 15% सिर्फ हिंदू परिवार बचे, यह बताया गया। आजादी के वक्त 55% मुसलमान थे, जो अब बढ़कर के 85% हो गए, यह बताया गया। लेकिन यह सच, इस सच का खुलासा, इस सच का आप कह लीजिए कि जो पोल खोली वो एक और बड़े नेता ने खोल दी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दीपक चौरसिया जैसे होते ही लोग इसी के लिए हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम वाला मामला आया वैसे ही कूद पड़े। इसको कहते हैं वल्चर जर्नलिज्म, और यही दीपक चौरसिया का शुरुआत से आधार रहा है। दीपक चौरसिया ने इसी रिपोर्ट को कोट करते हुए सीधे तौर पर बता दिया कि संभल में हिंदू 45 से घट करके 20% हुए। संभल हिंसा मामले में गठित सीएम योगी को 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। इस न्यायिक जांच की रिपोर्ट में दावा किया गया कि संभल में बार बार दंगों की साजिश से यहां हिंदू की आबादी कम होती गई। अब वहां 15% हिंदू बचे हैं, जबकि आजादी के वक्त संभल में 45% हिंदू थे। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने जिले की डेमोग्राफी जो है बदल डाली, ये बात कही गई। और अब आपको मैं एक सच बताता हूं। ये देखिए, ये वो रिपोर्ट है, उसका ग्राफिक है। न्यूज़ 18 ने ये ग्राफिक बनाया है, और इसके जो 4 मुख्य पॉइंट हैं ये उसमें बताए गए हैं कि 55% आबादी बची, हिंदुओं की आबादी सुनियोजित तरीके से बदली गई, डेमोग्राफी मुस्लिम आबादी 55 से 85 हो गई, बार बार दंगे भड़का करके जो है हिंदू वहाँ से पलायन कर गए।
इसकी जो पोल खोली दोस्तों, जावेद अली खान ने, MP हैं, इन्होंने पोल खोल दी। और पोल कैसे खोली? सरकारी आंकड़ों के जरिए। अब जरा ये देखिए, जावेद अली खान ने पूरा एक ट्वीट लिखा, पोस्ट लिखा, और उन्होंने उसमें बता दिया कि भाई साहब ये देख लीजिए आप, 1951 में जब जनगणना हुई, 1951 पहला सेंसस जब हुआ, तो उन्होंने बताया कि भैया 61,000 तो उसी समय टोटल लोग थे। जिले की नहीं, मतलब शहर की आबादी जो थी, संभल की नगरीय आबादी जो थी 61,568 थी। अब इसमें मुस्लिमों की संख्या उस समय 51 में 43,667 थी, लगभग 71% 1951 में थी संभल शहर की जनसंख्या। और हिंदुओं की संख्या जो थी 17,901, लगभग 18,000 के आसपास, 29% थी उस वक्त। फिर 2011 की जनगणना उन्होंने बताया कि 22 लाख हो गई, और मुसलमान इसमें जो है 1,71,514, 78%, और हिंदू जो है 48,581, लगभग 22% थी। ये बताया गया दोस्तों। 1951 और 2011 के बीच की जनगणना के समय संभल जनपद मुरादाबाद का हिस्सा था। यह भी एक सच है, और मुरादाबाद में ट्रेडिशनली वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। 2021 की जनगणना कोरोना के कारण संपन्न नहीं हो सकी और 2027 में प्रस्तावित है, लिहाजा 2028 के अंत तक नवीनतम आंकड़े उपलब्ध होंगे। ये बात बताइए, 1951 से 2011 तक मुस्लिम आबादी में 7% की वृद्धि हुई है। यह सच है। जो रिपोर्ट में बताया गया, वो बताया गया कि 55 से बढ़कर के 85 हो गई, जिसका मुख्य कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार और बेहतर शिक्षा की चाहत मुसलमानों को संभल शहर की ओर खींच लाई है। और उससे भी अधिक 1986 में नगरपालिका क्षेत्र का परिसीमन, जिसके द्वारा नगर के आसपास के कुछ गांवों को नगरपालिका में शामिल किया गया। मतलब ये कि अनुपात वहीं के वहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार झूठे आंकड़े देते हुए संभल में हिंदुओं की संख्या को 30% तक घटा हुआ बता करके धर्मांतरण और भय से पलायन की थ्योरी स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिससे पूरे प्रदेश में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का अभियान का जोर शोर से चलाया जा सके। गोदी मीडिया दोपहर से ही सरकारी मंसूबों को सींचने में लगा है। संभल की वास्तविकता 1951 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों में देखकर ही समझें। संभल में हर चुनाव में लगातार भाजपा की हार का अंतर बढ़ने से सरकार को संभल के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं। साफ तौर पर यह बात कही गई। जावेद अली खान ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। इसके साथ एक और तस्वीर लगाई, और ये वो सेंसर के आंकड़े हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, वो भी आप देख लीजिए। ये नंबर्स में है, हालांकि थोड़ा धुंधले हैं, लेकिन मैंने आपको सारी चीजें बता दी। और यह भी बता दिया कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि 2027 का विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में है और दहलीज पर खड़ा है चुनाव बिहार का। यानी कि ये ऐसे वक्त में यह मुद्दा लाया गया जिससे बिहार को भी, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भी खाद पानी मिले हिंदू मुसलमान की, और उत्तर प्रदेश में तो मिले ही, क्योंकि ये तो अभी लगातार सींचा जाएगा ना ये मामला। सरकार खुद इसको बढ़ाना चाहती है। उधर बिहार में 3 आतंकवादियों की एंट्री हो गई। यह खबर देखिए, बिहार में घुसे जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी, सूत्र हाई अलर्ट जारी। सूत्र 3 आतंकवादियों का भी जिक्र कर दे रहे हैं और सूत्र यह भी बता दे रहे हैं कि उनके नाम क्या हैं और कहां से आए हैं। इतने तगड़े सूत्र, आप सोचिए मीडिया के कितने बड़े और तगड़े सूत्र हैं। नाम भी पता चल गया आतंकवादियों का। वाह। बताया गया हसनैन अली रावलपिंडी पाकिस्तान का रहने वाला, वो घुसा है बिहार में। आदिल हुसैन उमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला, ये भी बिहार में घुसा। और मोहम्मद उस्मान बहावलपुर पाकिस्तान का रहने वाला, ये भी बिहार में घुस गया। चुनाव से पहले आतंकवाद की एंट्री हो गई। अमित शाह से पूछना चाहिए, भाई साहब क्या कर रहे हो? सारी सीमाएं तो आपके जिम्मे हैं, तो फिर ये कैसे घुसे? और आपने तो आतंकवाद और आतंकवादियों को धारा 370 हटाने के बाद से आपने खत्म कर दिया था ना, तो फिर पहलगाम कैसे हुआ? पहलगाम के बाद अब फिर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये फिर से क्यों हुआ? और अगर सूत्र इतने मजबूत हैं तो अभी तक खुला छुट्टा क्यों घूम रहे हैं आतंकवादी? क्या बिहार में वोटिंग के लिए, क्या बिहार में मतदान से पहले हिंदू मुसलमान का भय, आतंकवाद का भय दिखा करके हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की साजिश कर रहे हैं आप लोग? तमाम सारे लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। गगनदीप ने बाकायदा इस मामले की जानकारी दी है। ये एनडीटीवी की खबर है। आज तक ने भी बाकायदा बता दिया। ये देखिए, ये तो आज तक ने अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखा, ये आतंकवादी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, और सब सूत्रों के हवाले से चल रहा है।
सब कुछ सूत्रों के हवाले से चल रहा है। अच्छा, उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दे दिया, कह दिया कि साफ तौर पर बता दिया, भैया 3 जो बच्चे हैं, 3 बच्चे तक आप जो है 3 बच्चों वाली पॉलिसी होनी चाहिए। यानी कि घुमा फिरा करके मुसलमानों को टारगेट करना, ये नैरेटिव आगे चल करके इनके चेले चपाटे फैलाएंगे कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ये सब कुछ होने वाला है बिहार चुनाव में, आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए तैयार रहिए। और ये उसी की सारी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। आप एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, पहले एक बार सुनिए आप। अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। तो आपने सुन लिया, अब बड़े स्तर का इस लेवल का आदमी सीधे सीधे लाठी नहीं मारता है, वो अपने तरीके से अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचा देता है। मोहन भागवत ने पहुंचा दी। 75 साल वाला भी गाना गा ही दिया कि भाई साहब हम अपने बारे में भी नहीं जानते और ये नहीं होने वाला। 75 साल वाला तो मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले, ये भी बात कह दी। तो कुल मिलाकर के बिहार चुनाव से पहले हर वो हथगंडा, साम दाम दंड भेद, चाहे डर से चाहे नफरत से, किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव जीतना है। और ये सारी की सारी परिणति उसी ओर इशारा कर रही है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले, चुनाव से पहले, भाजपा कैसे करती है, क्या करती है, उसकी तस्दीक ये खबर करती। देखिए नड्डा ने क्या कहा था कुछ दिनों पहले, चुनाव से पहले, देश में 300 आतंकी घुसने वाले हैं, एनडीए को जिताने की अपील। ये जेपी नड्डा ने कहा था। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था। अब आप सोच लीजिए कि जेपी नड्डा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों को जो है वो कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप देखिए कि 2019 में कैसे पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए। तो क्या इस बात की भी आशंका जताई जानी चाहिए कि चुनाव से पहले क्या फिर से कोई पुलवामा हो सकता है, क्या फिर से कोई पहलगाम हो सकता है क्या? क्योंकि जब सब कुछ हो गया, आतंकी घुस आए, आतंकियों के नाम पता है, आतंकी कहां के रहने वाले हैं, और सरकार अगर नहीं पकड़ पा रही तो इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। और अगर कुछ बड़ा हो गया तो भी भारतीय जनता पार्टी भुनाएगी, और नहीं भी हुआ तो डर का माहौल तो वो पैदा करेगी ही, आतंकवादियों को इस्लाम और मुसलमान से जोड़ेगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से चीजें चल रही। उधर गोदी मीडिया का हर हथकंडा विपक्ष जो है वो बेनकाब कर दे रहा है। चित्रा त्रिपाठी किस तरीके से उनकी लानत मलानत हो रखी है वो आप देख ही रहे हैं, ताजा अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अंजना ओम कश्यप को ताजा डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरीके से भयंकर तरीके से रेल दिया, ये आप पहले सुनिए। क्या फायदा हुआ? हाँ। अगर आपको तू मैं पे उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। हाँ। अगर रिलेशन अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते थे तो उसकी चर्चा वैसे ही होती थी और उसी तरीके से बोला जाता। आपकी रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप तू मैं करना चाहती है तो शुरू हो जाइए, आप भी बोलिए, हम भी आपको बोलेंगे। और ये जो ट्रोल आर्मी लेकर आप लोग सोचते हैं कि बिजली पे कुछ कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जिस वक्त जो परिस्थिति रहती है और जो एक वक्त पर दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखती थी, उस पर सबने लिखा, सबने बोला। एक लाइन उठाकर ये जो ताता थैया चल रहा है ना ट्विटर पे, इसको बंद कीजिए और टीवी पर उसको मत खींच के लाइए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपको जो सोशल मीडिया पे करना आपकी ट्रोल आर्मी को वहां करते रहिए, टीवी पर मत लाइए, नहीं तो यहां पर आपको उसका जवाब मिलेगा। अब वापस इश्यू पर आते हैं। 2 नावों की सवारी करना क्या ठीक है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि सीज फायर में हम दब गए उनके सामने, दूसरी तरफ हम 50% हम पर टैरिफ लग रहा है, तो दोनों कैसे हो सकता है? आपसे शिकायत है,
अंजना जी थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए। आप ज्ञान दे दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश। बिल्कुल, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। अगर आप पर्सनल होइएगा तो मैं भी पर्सनल होंगी, अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी, और मैं 100 बार पर्सनल होंगी, मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से। तो दोस्तों, इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने अंजना ओम कश्यप को सुनाया। अंजना ओम कश्यप भड़क गई, बिलबिला गई। तो अंजना ओम कश्यप कह रही हैं कि सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी आप लोग वहां पर चलाइए जा करके। अब ऑब्वियस सी बात है, आप पर जब कोई सवाल उठाएगा तो आप बिलबिलाएंगे। उधर चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि मैं गदाधारी भीम हूं, लिटरली कह रही हैं। और ये बात पता क्यों कह रही हैं? क्योंकि रागिनी नायक से बिलबिलाई हुई हैं, और इसलिए रागिनी नायक तो डिबेट में आई नहीं, तो सुरेंद्र राजपूत जो दूसरे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनसे ये बात कह रही हैं। सुनिए जरा। के प्रवक्ता तक सारी मर्यादा लांघ रहे हैं, आप सुनिए, सारी मर्यादा लांघ रहे हैं। सुनिए तो कम से कम बोलने का मौका तो दीजिए। आप लोग तो गदाधारी भीम की तरीके से हो जाते। अरे हैं ही गदाधारी भीम, हम तो डरते हैं क्या किसी से? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, काहे को डरेंगे? है गदाधारी भीम। लेकिन आप लोग डराएंगे भी तो नहीं ना, गदा लेके डराइए मत। दो बातें बड़ी स्पष्ट सुनिए। तो इस तरीके से चित्रा त्रिपाठी ने ये बात कही। उधर अनिरुद्धाचार्य ने वैसे भी जबरदस्त तरीके से चित्रा त्रिपाठी को पिंच किया हुआ है। अब चित्रा त्रिपाठी बाबा रामदेव को बुला करके जो है जबरदस्ती उनके मुंह से कहलवाना चाह रही कि आप बोलो उनके खिलाफ। देखिए जरा ये कथावाचक है ना, जिस पर आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है उसको लेकर बोलते हैं कि अनिरुद्धाचार्य, मैं नाम ले लेती हूं, कि अगस्त ऋषि ने समंदर पी लिया था तो डर के मारे जो अंग्रेज थे वो भाग गए, और इसी वजह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लिव इन में रहने वालों की तुलना वो कुत्ते बिल्लियों से करते हैं। लड़कियों के लिए वो वैश्या जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 14 साल की उम्र में शादी की वकालत करते हैं। अब उनकी इतनी लंबी फहरिस्त से हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इस तरह के लोगों से सनातन धर्म को क्या ज्यादा खतरा नहीं है, जो लोगों को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? थोड़ी कठोर बात कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिनको हम कह रहे हैं कि सनातन धर्म के कथाकार, गुरु, ये सनातन धर्म के लिए मैंने एक ही बात कही, सनातन धर्म का गुरु या सन्यासी वो है जिसने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। भारत को भारत बनाने में उनका क्या योगदान है? जिसका भारत को भारत बनाने में योगदान नहीं है वो कुछ भी बकवास करे, कुछ भी बोले, कुछ भी बयान दे, इससे कोई सनातन धर्म नहीं। झूठ बोल रहे हैं ना। तो अगर 15 अगस्त की हम कुछ बच्चे अगर सुनेंगे वो सोशल मीडिया पर यही लेकर आएंगे एग्जाम में, ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए ना। ऐसे लोगों को आप गुरु कहने बंद कर दीजिए ना। तो दोस्तों, इस तरीके से अनिरुद्धाचार्य को लेकर के चीजें चली रही हैं। अच्छा, इस बीच कांग्रेस की एक और प्रवक्ता हैं, अनुमा आचार्य हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर। उन्होंने चित्रा त्रिपाठी की एक और पोल खोल दी। बीते दिनों चित्रा त्रिपाठी ने अनुमा आचार्य को अपनी डिबेट से चले जाने के लिए कह दिया था। उस पर चित्रा त्रिपाठी ने नाक रगड़ के माफी मांगी थी, और उसका खुलासा खुद अनुमा आचार्य ने अपने इस ट्वीट में किया है। उसमें साफ तौर पर कहा था, यह बताया गया है कि किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी ने माफी मांगी। लेकिन आप पहले ये वीडियो देखिए कि कैसे बदतमीजी की थी चित्रा त्रिपाठी ने अनुमा आचार्य के साथ। देखिए जरा। सबसे बढ़िया मुद्दा ये होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार है कि नहीं। हमारे तमाम नायकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया उस पर अगर डिस्कशन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है, बिल्कुल दर्द हो रहा है। आपको नहीं बोलने दूंगी मैं। किस तरह के आरोप अगर आप लगाएंगे तो मुझे लगता है आप मेरे स्टूडियो से बाहर चली जाइए। मैंने आपको औरंगजेब पर बहस करने के लिए बुलाया था। ये अगर किसी महिला के साथ बदतमीजी कर दे तो सब चलता है, और अगर इनको कोई अपने सवालों से घेर दे तो एक तो एंकर हैं, पत्रकार हैं तथाकथित, तो दूसरा महिला है, सारा का सारा चोला अपने ऊपर ओढ़ लेंगी ये। तो दोस्तों, इस तरीके से चित्रा त्रिपाठी एक्सपोज हो गई। फिलहाल दोस्तों, अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।